हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में। डेंटल इन्फेक्शंस को हम लोग ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर किसी के दांत में इन्फेक्शंस होता है तो इसी को हम लोग डेंटल इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो डेंटल इन्फेक्शंस एक टाइप का इन्फेक्शंस है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर मैं डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो डेंटल इन्फेक्शंस की जो शुरुआत है वो टूथ से हो सकता है, या फिर पल्प कैविटी से हो सकता है, या फिर पेरियोडोंटल टिश्यू से हो सकता है, या फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर से हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब अगर मैं डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो डेंटल इन्फेक्शंस किस तरह से फैलता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, डेंटल इन्फेक्शन में सबसे पहला डेंटल कैरिज होता है। डेंटल कैरिज को हम लोग टूथ डीके कहते हैं, यानी कि दांत सड़ता है। इसके बाद पल्प इन्फ्लामेशन होता है जिसे हम लोग पल्पाइटिस कहते हैं। दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम लोग पल्प कैविटी कहते हैं, और पल्प कैविटी में बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, इसी को हम लोग पल्पाइटिस कहते हैं। पल्पाइटिस के बाद पल्प नेक्रोसिस होता है, ठीक है, यानी कि जो पल्प है तो वो डैमेज होने लगती है, नष्ट होने लगती है। उसके बाद पेरीएपिकल इन्फेक्शन होता है या पेरीएपिकल अब्सेस होता है, यानी कि जो आपकी दांत है ना उसकी रूट अपेक्स में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वहाँ पे फोड़ा हो जाता है। इसके बाद फेशियल स्वेलिंग होता है या फिर इसे को सेलुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डीप नेक स्पेस इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो गहरे गर्दनों तक पहुंच जाता है, ठीक है। हमारी जो गर्दन है उसकी गहराइयों तक पहुंच जाती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से डेंटल इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में, यानी कि डेंटल इन्फेक्शंस कितने तरह के होते हैं इसके बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डेंटल इन्फेक्शन है पल्पाइटिस। पल्पाइटिस के बारे में बात करते हैं तो पल्पाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द डेंटल पल्प। अगर आपके डेंटल पल्प में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसी को हम लोग पल्पाइटिस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और पल्पाइटिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। पल्पाइटिस के बारे में बात करते हैं तो पल्पाइटिस दो तरह के होता है, ठीक है। पहला रिवर्सिबल पल्पाइटिस और दूसरा इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। रिवर्सिबल पल्पाइटिस ऐसे इन्फेक्शन को कहते हैं जो इन्फेक्शन ठीक हो जाती है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो इसे हम लोग रिवर्सिबल पल्पाइटिस कहते हैं, और अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अगला डेंटल इन्फेक्शन से पेरी एपिकल अब्सेसेस। पेरी एपिकल अब्सेसेस के बारे में बात करते हैं तो पेरी एपिकल अब्सेसेस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस एट द रूट अपेक्स ऑफ टीथ, ठीक है। अगर आपके दांत की रूट अपेक्स पर बहुत ज़्यादा पस अगर इकट्ठा होने लग जाए, या फिर आपके दांत के रूट अपेक्स पे अगर फोड़ा हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरी एपिकल अब्सेसेस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरी एपिकल अब्सेसेस के बारे में बात करता हूँ तो पेरी एपिकल अब्सेसेस डेवलप आफ्टर पल्प नेक्रोसिस, यानी कि जब आपकी पल्प नष्ट हो जाती है तो नष्ट होने के बाद जो है पेरी एपिकल अब्सेसिस डेवलप होती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरी एपिकल अब्सेसिस के केस में पर्सन को सीवियर टूथ एक होता है एंड टेंडरनेस ऑन बाइटिंग, यानी कि पेरी एपिकल अब्सेसिस के केस में पर्सन को बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द होता है, और जो पर्सन खाना चबाता है तब भी उसके पर्सन के दांत में दर्द हो सकता है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला डेंटल इन्फेक्शन से पेरियोडोंटल अब्सेसिस, ठीक है। पेरियोडोंटल अब्सेसिस के बारे में बात करता हूँ तो पेरियोडोंटल अब्सेसिस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस इन द गम्स एंड सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं और आपके जो आसपास के जो सपोर्टिंग टिश्यू है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस इकट्ठा होने लगता है, अगर वहाँ पे फोड़ा हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोडोंटल अब्सेसिस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरियोडोंटल अब्सेसिस के बारे में बात करता हूँ तो पेरियोडोंटल अब्सेसिस जो है वो पेरियोडोंटल डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर पुअर ओरल हाइजीन की वजह से। अगर आप अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तब ऐसे कंडीशन में भी आपको पेरियोडोंटल अब्सेसिस हो सकता है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। पेरियोडोंटल अब्सेसिस के केस में पर्सन को पेनफुल स्वेलन गम्स विद पस डिस्चार्ज, यानी कि जो पेरियोडोंटल अब्सेसिस के केस में पर्सन की जो मसूड़े होते हैं, गम्स का मतलब मसूड़ा होता है, ठीक है, तब मसूड़े में स्वेलन हो जाता है, सूजन हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है, जो मवाद होती है वो डिस्चार्ज होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगला डेंटल इन्फेक्शन से पेरिकोरोनाइटिस, ठीक है। पेरिकोरोनाइटिस के बारे में बात करता हूँ तो पेरिकोरोनाइटिस में क्या होता है, जब हमारी विजडम टीथ को हम लोग अकल दांत कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारी अकल दांत बाहर निकलती है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू में, यानी कि जब हमारी विजडम टीथ बाहर निकलती है तो उसके आसपास जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू होती है ना, उसके आसपास की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को हम लोग पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है।
पेरिकोनाइटिस के केस में क्या होता है, पर्सन को पेन होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाता है उसके मसूड़े में या आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में। इसके अलावा डिफ़िकल्टी च्यूइंग, खाना चबाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, मसूड़े में और आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वहाँ पे दर्द हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बैड ब्रीथ, यानी कि जो पेरिकोनाइटिस है, पेरिकोनाइटिस के केस में मुंह से ना मतलब बेकार स्मेल आती है, ठीक है, बदबू टाइप की स्मेल आती है, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला डेंटल इन्फेक्शन से सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस के बारे में बात करते हैं तो सेलुलाइटिस में क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डेंटल इन्फेक्शन इनटू सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। अगर डेंटल इन्फेक्शन आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में फैलने लगता है तो इसी को हम लोग सेलुलाइटिस कहते हैं, बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर मैं सेलुलाइटिस के बारे में बात करता हूँ तो सेलुलाइटिस के केस में फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलेगा, यानी जो आपकी फेस है वो स्वेल कर जाएगी और जहाँ पे स्वेल करेगी वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सेलुलाइटिस के बारे में बात करता हूँ तो सेलुलाइटिस मोस्ट डेंजरस डेंटल इन्फेक्शन है, यानी कि सबसे खतरनाक वाले जो डेंटल इन्फेक्शन है वो सेलुलाइटिस से, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ डेंटल इन्फेक्शंस, यानी कि डेंटल इन्फेक्शंस के क्या कारण है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेंटल इन्फेक्शंस के कई सारे कारण हैं जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। पहला डेंटल कैरिज, यानी कि अगर आपके दांत सड़ता है तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शंस हो सकता है। इसके अलावा पुअर ओरल हाइजीन, अगर आप अपने मुंह की साफ सफाई नहीं रखते तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शंस हो सकता है। इसके अलावा प्लेक एंड टार्टर एक्युमुलेशन, अगर आपके दांत पर पीलापन इकट्ठा होने लगता है, पीलापन पड़ने लगता है आपके दांत पर, अगर उसके आप साफ सफाई नहीं करते हैं, उसके अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो उसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जिंजिवाइटिस, यानी आपके मसूड़े में अगर सूजन हो जाता है तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्टेड विजडम टीथ, अगर आपके जो विजडम टीथ जो अक्ल दांत है अगर वो निकलती है, बाहर निकलती है तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रैक्ड या फ्रैक्चर टीथ, अगर आपके जो टूथ है, जो आपका दांत है, अगर वो क्रैक करता है या फ्रैक्चर होता है तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डेंटल ट्रामा की वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। डेंटल ट्रामा का मतलब होता है कि अगर आपके दांत में इंजरी हो जाती है, अगर आपके दांत में चोट लगता है तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा फूड इन्फेक्शंस की वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिव शुगर इंटेक, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर खाते हैं और अगर शुगर खाने के बाद अगर आप अपने मुंह को खुला नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग या टोबैको यूज, अगर आप स्मोकिंग का यूज़ करते हैं, टोबैको का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको डेंटल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे डेंटल इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि डेंटल इन्फेक्शंस को कैसे हम लोग पता लगाते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डेंटिस्ट जो है वो ओरल एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। ओरल एग्जामिनेशन में टीथ को चेक करता है, गम्स को चेक करता है, ठीक है, और सराउंडिंग टिश्यू को चेक करता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को परक्यूजन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। परक्यूजन टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो परक्यूजन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो अफेक्टेड टूथ होता है, जो हमारी दांत जो अफेक्ट हो चुका है उसको हम लोग टैप्ड करते हैं और टैप्ड करके हम लोग पेन और टेंडरनेस को वहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा पर्सन में पल्प वाइटलिटी का टेस्ट किया जाता है। पल्प वाइटलिटी टेस्ट जो होती है वो डेंटल पल्प को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं कि डेंटल पल्प जो है वो अलाइव है या नॉन वाइटल, यानी कि जो डेंटल पल्प वो जीवित है या नष्ट हो चुका है, उसको चेक करने के लिए हम लोग पल्प वाइटलिटी टेस्ट करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अलावा पर्सन में डेंटल एक्सरे किया जाता है, ठीक है। डेंटल एक्सरे के बारे में बात करता हूँ तो ये मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंटल इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए डेंटल एक्सरे का यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं डेंटल एक्सरे के बारे में बात करता हूँ तो डेंटल एक्सरे दो तरह के होता है, ठीक है। पहला है पेरीएपिकल एक्सरे। पेरीएपिकल एक्सरे के बारे में बात करता हूँ तो पेरीएपिकल एक्सरे का हम लोग यूज करते हैं डिटेक्ट इन्फेक्शंस अराउंड द रूट अपेक्स। रूट अपेक्स के आसपास इन्फेक्शंस को पता लगाने के लिए हम लोग पेरीएपिकल एक्सरे का यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है ऑर्थोपेंटोमोग्राम, ठीक है। ऑर्थोपेंटोमोग्राम के बारे में बात करता हूँ तो ऑर्थोपेंटोमोग्राम से हमें व्यू ऑफ ऑल टीथ एंड जॉ, हमें पूरे टीथ और पूरे जबड़े का व्यू मिलता है और इसका हम लोग यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारे दांत में कहाँ तक इन्फेक्शन फैला है या नहीं फैला। इसको चेक करने के लिए हम लोग ऑर्थोपेंटोमोग्राम का यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये डायग्नोसिस हो गया जिससे हम लोग डेंटल इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। देखो कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, ठीक है। तो डेंटल इन्फेक्शन के केस में पर्सन को बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला पेन रिलीफ टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। पेन रिलीफ में जैसे आइबुप्रोफेन, ठीक है, जीरोडोल एसपी, डाइक्लोमोल हो गया, ठीक है, या फिर कैट्रोल डीटी। अब इन चारों टैबलेट में से कोई भी हमें एक टैबलेट देना है, ठीक है।
अब इन टैबलेट को हम लोग BD यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह लेना है, एक टैबलेट शाम लेना है। ये जो टैबलेट होती है वो NSAID क्लास की मेडिसिन से बिलोंग करती है, ठीक है। अब ये टैबलेट क्या करती है, पेन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है और स्वेलिंग को कम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सन को अगला टैबलेट दिया जाता है एंटीबायोटिक का, क्योंकि डेंटल इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, इसलिए पर्सन को यहाँ पे एंटीबायोटिक का टैबलेट दिया जाता है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। एंटीबायोटिक में सबसे पहला टैबलेट यहाँ पे दिया जाता है एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलेनिक एसिड का, ठीक है। अब ये टैबलेट जो है हम लोग BD यूज करते हैं, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम लेना है। ये जो टैबलेट है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि ये कई सारे एंटीबायोटिक्स को, ये कई सारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं अमोक्सिसिलिन के बारे में बात करता हूँ, तो अमोक्सिसिलिन जो है ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, और जो क्लेवोलेनिक एसिड है ये क्या करती है, प्रिवेंट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस होने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो इसके ऊपर दवाई का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बैक्टीरिया जो है वो नहीं मरेंगे। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस होने से रोकती है, ताकि जो दवा है इसको किल कर सके, बैक्टीरिया को किल कर सके। बातों को ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सन को दूसरा टैबलेट यहाँ पे दिया जाता है मेट्रोनिडाजोल का, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात करते हैं तो इस टैबलेट को हम लोग BD यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम यूज करते हैं। मेट्रोनिडाजोल जो टैबलेट है वो नाइट्रोइमिडाजोल क्लास से बिलोंग करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट जो है ना, ये अगेंस्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा पर्सन के टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को शॉर्ट में लोग RCT कहते हैं, ठीक है। इस ट्रीटमेंट को हम लोग यूज करते हैं रिमूव इन्फेक्टेड पल्प। जो पल्प है ना, अगर उस पल्प में इन्फेक्शन हो चुका है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग RCT का यूज करते हैं। RCT का ज़्यादातर यूज किया जाता है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के केस में और पेरिएपिकल अब्सेसिस के केस में, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा पर्सन की अगर दांतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है या फिर उसकी दांत अगर बहुत ज़्यादा सड़ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी कि उसकी जो दांत है वो हम लोग बाहर निकालते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग बात किए हैं डेंटल इन्फेक्शंस के बारे में, इसके कारण के बारे में लोग बात किए हैं, टाइप के बारे में बात किए हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किए हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।